चिंटू ने दादी जान से कहा कि आज वो भी दादा जान के साथ सिरका लिए जाएगा। दादी से इजाज़त लेकर मंटो और चिंटू खुशी खुशी दादा के साथ सैर के लिए रवाना हो गए। टॉमी और मीना भी उनके साथ थे। जब बाग में पहुंचे तो मंटो ने दादा जान से दरख्वास्त की कि वो उसे कहानी सुनाए। फिर दादा जान कहानी शुरू की। एक सरसब्ज जंगल के वस्त में एक गांव था, जहां लोग फितरत के साथ हम आहंग रहते थे। उनकी जिंदगियां सादा लेकिन मुनवीत से माला माल थीं। उनकी रहनुमाई उनके बुजुर्गों की हिकमत और परफतन कहानियां नस्ल दर नस्ल गुजरी थीं। गांव मियन जोसेफ नाम का एक अक्लमंद बूढ़ा रहता था। वो अपनी फयाजी और फयाजी के लिए मशहूर थे। एक दिन अहमद नामी एक नौजवान ने जोसेफ के पास जाकर पूछा, जनाब, मैं जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? जोसेफ ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे साथ चलो। वो अहमद को एक करीबी नदी पर ले गया और इससे कहा कि वो पानी में अपना अक्स देखे। क्या देखते हो? जोसेफ ने पूछा। अहमद ने जवाब दिया कि मैं खुद देख रहा हूँ। जोसेफ ने सर हिलाया और फिर एक पत्थर पानी में फेंक दिया जिससे लहरें बन गईं। अब तुम क्या देखते हो? इसने दोबारा पूछा। अहमद ने लहरों का मुशाहिदा किया और कहा, मैं लहरों को फैलता हुआ देख रहा हूँ। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, जिंदगी इस दरिया की तरह है। आपके अमाल इस पत्थर की तरह हैं जिसे आप इसमें फनकटा हैं। आपका हर अमल ऐसी लहरें पैदा करता है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी मुतासिर करता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अमाल का इंतखाब करना होगा, दानिशमंदी के साथ, क्योंकि वो आपकी कसम की तारीफ करते हैं। अहमद ने सबक समझा और जोसेफ की दानिशमंदी का शुक्रिया अदा किया। इस दिन से उसने रहमत ली, दियानतदारी और शफ़क़त के साथ काम करने की शऊरी कोशिश की। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, अहमद कम्युनिटी का एक कामयाब और काबिल एहतराम रुकन बन गया। हमेशा इस सबक को याद रखता है जो उसने दरिया के किनारे वाले अक्लमंद बूढ़े से सीखा था। इसने महसूस किया कि हकीकी खुशी मादी इमलाक या बैरूनी कामयाबियों में नहीं बल्कि क़ल्बी इत्मीनान और इंसानी रवाबित की दौलत से हासिल की जा सकती है। कहानी का इफ़ाक़ ये है कि हमारे अमाल के नताइज होते हैं और ये ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर मुस्बत असर डालने के लिए दियानतदारी और मेहरबानी के साथ काम करें। आज मौसम बहुत अच्छा था। दादा और दादी बाहर लॉन में बैठकर मौसम का मज़ा ले रहे थे। मंटो ने अपने दिमाग को पुरसुकून किया और मासूमाना खुशी और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मंटो ने टोनी और मैना को साथ लेकर शहर की तरफ रवाना हुआ। मंटो मुतजस्सिस और बहादुर था, हमेशा नई जगहों को तलाश करने और नए लोगों से मिलने का शौकीन था। अपने मोहल्ले की गलियों में घूमते हुए मंटो ने एक पुरसुकून कोने में किताबों की एक पुरानी दुकान से ठोकर खाई। दिलचस्प होकर मंटो ने अंदर कदम रखा और खाकालू किताबों के शेल्फों पर इसका इस्तकबाल किया गया। हर एक के पास राज और कहानियां दरियाफ्त होने का इंतजार है। जब वो गलियारों से गुजर रहा था, मंटो ने देखा कि काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। इसकी आंखें हिकमत से चमक रही हैं। बूढ़े आदमी ने मंटो को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद नौजवान मुसाफिर। तुम ऐसे लग रहे हो जो सिर्फ किताबों से ज्यादा की तलाश में हो। शायद मेरे पास कोई ऐसी कहानी है जो आपको सुनाएगी। दिलचस्प होकर मंटो ने बेताबी से सर हिलाया और बूढ़े ने अपनी कहानी शुरू की। एक दूर दराज मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी जिस पर एक अक्लमंद और आदिल बादशाह था। एक दिन एक जादूगर दरबार में आया। उसने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा जादुई आईना है जो इंसान की असलियत को दिखा सकता है। आईने में देखो। एक एक करके बादशाही के लोग आईने के करीब पहुंचे, इस उम्मीद में कि उनकी जिस्मानी शक्ल उनकी तरफ झलकती है। ताहम उनकी हैरत की बात यह है कि आईने ने उनकी ज़ाहिरी शक्ल नहीं बल्कि उनके दिल व दिमाग की हकीकी हालत को ज़ाहिर किया। कुछ ने देखा कि रहम और शफ़क़त उनकी तरफ झलकती है, जबकि दूसरों ने लालच और हसद देखा। आईना झूठ नहीं बोलता, हर उस शख्स के अंदरूनी ख़यालात और इरादों को ज़ाहिर करता है जिसने उसे देखने की हिम्मत की। बादशाह ने आईना से ज़ाहिर होने वाली सच्चाई को देखकर समझ लिया कि हकीकी खूबसूरती ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में नहीं बल्कि दिल की भलाई में है। इस दिन के बाद से उसने अपनी बादशाही पर और भी ज़्यादा हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत की, ये जानते हुए कि किसी शख्स की असल पैमाइश उनके आमाल और इरादों में होती है। जैसे ही बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी ख़त्म की, लीव खौफ ज़दा होकर इसके मानी पर गौर करने लगा।
اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوبصورتی اور قدر اندر سے آتی ہے، اور یہ کہ ہمارے اعمال اور ارادے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ مقصد کے ایک نئے احساس کے ساتھ منٹو نے بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا اور کتابوں کی دکان سے نکل گیا، خود کی دریافت اور ترقی کے اپنے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ منٹو نے واپس آ کر دادا جان کو ساری کہانی سنائی تو دادا جان نے منٹو کو بتایا کہ انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس کے شکالو صورت سے ظاہر ہونی چاہیے۔ اعمال اور ارادے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ منٹو آج بہت خوش تھا کیونکہ سکول سے چھٹی تھی۔ دادی اماں نے منٹو سے کہا تھا کہ وہ شام میں دادا جی کے ساتھ جنگل کی سیر کے لیے جا سکتا ہے، کیونکہ دادی ہر روز مختلف قسم کی کتابیں پڑھتی جس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے متعلق لکھا ہوا ہوتا اور منٹو کو بھی اس سے متعارف کرواتی۔ ڈیلی کی یہی روٹین تھی کہ منٹو شام ہوتے ہی دادی جی کے کہنے کے مطابق دادا نے منٹو، چنٹو اور ٹومی کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کے راستے میں آنے والی ہر جڑی بوٹی اور جانور کے متعلق منٹو نے ٹومی کو ساتھ لیا اور جنگل میں مختلف جڑی بوٹیاں اور جانوروں کو دیکھنے کے لیے نکل گیا۔ منٹو نے محسوس کیا کہ ٹونی کو بہت سخت پیاس لگی ہے۔ ٹونی کو پانی پلانے کے لیے منٹو جب ندی کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے پیچھے کچھ پتوں کے سرسرانے کی آہٹ محسوس کی۔ منٹو نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، ایک شیر جو کہ خون سے لہو لہان تھا دھاڑتا ہوا منٹو کی طرف بڑھا۔ منٹو پہلے تو بہت گھبرایا، لیکن جب پھر اس نے قریب سے دیکھا تو شیر بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ منٹو پر حملہ کر سکے۔ منٹو نے بہت آرام سے شیر کے قریب ہوتے ہوئے دیکھا تو شیر کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ منٹو نے بہت احتیاط کے ساتھ شیر کے زخم پر دادا جی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کچھ جڑی بوٹیاں لگائیں۔ کچھ ٹائم کے بعد منٹو نے محسوس کیا کہ شیر کچھ صحتیاب ہے، جیسا کہ دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ شیر کا زخم بہت گہرا تھا۔ منٹو کو اپنی طرف آتے ہوئے اور ساتھ میں شیر کے چلتے ہوئے دادا جی نے بہت گھبراہٹ محسوس کی، لیکن جیسے ہی منٹو دادا جی کے پاس پہنچا، منٹو نے شیر کا سارا واقعہ دادا جی کو سنایا۔ دادا جی نے منٹو کو بتایا کہ اس نے نہ صرف شیر پر رحم کیا ہے بلکہ اس نے ایک اچھا انسان ہونے کا بھی ثابت کیا ہے۔ جیسے ہی شیر کچھ بہتر ہوا، دادا جی نے منٹو، چنٹو اور ٹومی کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں دادا جی نے منٹو، چنٹو کو بتایا کہ جب ہمیں کسی کو مشکل وقت میں دیکھنا چاہیے تو ہمیں اس کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔